नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 15 अगस्त 2023। आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आइए तो शुरू सबसे करते पहले हैं। देख लेते हैं कि आज 15 अगस्त के दिन द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो एक जो है वो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, माउंट लोपेज। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। ये कहाँ है? अंटार्कटिका में। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल है 51 किल्ड एज रेन लैंडस्लिप रॉक इन हिमाचल प्रदेश। 51 लोगों की मौत हो गई है लैंडस्लाइड के कारण। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल है रिटेल इन्फ्लेशन सर्ज फ्रॉम 4.87% टू 7.44%, जिसमें सिंपली मतलब है कि सीपीआई जो है वो इंक्रीज कर गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल है तमिलनाडु जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है जिससे कि उसे जो मासिक जो हर महीने का कोटा होता है कावेरी नदी के पानी का, वो उसे कर्नाटक सरकार दे। इसी के लिए तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट गया है। चंद्रयान 3 मिशन जो था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा भारत का, जिसके कारण अब भारत का जो अगला टारगेट है वो सूरज का विश्लेषण करना, सूरज का स्टडी करना। इसके लिए इसरो जो तैयार हो रहा है, जो अब उसका अगला लॉन्च करने के लिए जो सूरज का स्टडी कर सके, आदित्य मिशन। ठीक है, आदित्य L1 मिशन। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज प्रेजेंट, इसमें देखेंगे आज इंडिपेंडेंस डे है तो इसके लिए इसमें क्या एस्पेक्ट है इंडिया के बारे में समझने के लिए इसमें मेनली डिस्कस किया गया है। गांधी जी की हत्या जिसने की थी, नाथूराम गॉड्स। ठीक है, तो उसका क्या सोच था, वो हिंदूवादी, पूर्णतः हिंदूवादी राष्ट्र चाहता था भारत को। ठीक है, तो इसी के बारे में समझेंगे। और जो यहाँ विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं उसका संरक्षण किया जा रहा है, तो इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल है इंडिया अ मार्वल दैट कंटिन्यूज टू इंश्योर, ये जो है वो कमल हसन का आर्टिकल है। ठीक है, जो साउथ का एक अभिनेता है, तो उसका क्या एस्पेक्ट है भारत के प्रति। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माउंट लोपेज, माउंट लोपेज जो है ये है पीक ऑफ वालकर माउंटेन का। ठीक है, और ये वेस्टर्न पार्ट है थूर्स्टन आइलैंड का। ठीक है, जो अंटार्कटिका में है। ये देखिए वालकर माउंटेन है, इसी का पीक है माउंट लोपेज, और ये वेस्टर्न पार्ट है थोस्टर आइलैंड का। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। यहां पे देख लीजिए बैलेंस हुसैन सी है, उसके बाद अमुंडसेन सी है। तो ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो अंटार्कटिका से रिलेटेड है, और न्यूज में अगर था, ये कल के पेपर में था माउंट लोपेज। तो आज कोई लोकेशन बेस्ड मिला नहीं, इसलिए आज कल का ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लिप के कारण जो पत्थरों का खिसकाव हुआ जिससे कि 51 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, इसमें मुख्यतः एक शिव मंदिर, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके कारण, क्योंकि कल जो था, कल सावन था और सावन का सोमवारी था, इसलिए शिव मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो एक चीज यहां पे याद रखने की है कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहां पे एक बात और कही जाती है, जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज शिमला कालका जो था रेलवे लाइन, वो डैमेज हो गया है। ठीक है, तो ये मुख्यतः जो प्रभावित कर रहा है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही लगातार यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अब देख लेते हैं रिटेल इन्फ्लेशन सर्ज फ्रॉम 4.87% टू 7.44%। इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा सीपीआई है वो इंक्रीज कर गया है, जिसके कारण जो हमारा रिटेल जो है, रिटेल प्रोडक्ट्स, उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि जो हमारा मंथली है वो फूड प्राइस का दाम बढ़ गया है अप टू 6.7%। एक मंथ से दूसरे मंथ को अगर देखा जाए जून से जुलाई का, तो इसमें 6.7% फूड का प्राइस बढ़ गया है। वहीं होलसेल में देखें, होलसेल लेवल पे, तो इसका जो प्राइमरी फूड होता है उसका जो है वो 14.3% बढ़ गया है इसका रेट, ठीक है, होलसेल रेट में। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है क्योंकि जो कर्नाटका सरकार है वो कावेरी नदी का पानी का जो मासिक टारगेट है जो एक्वायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसे वो दे नहीं रहा है, जिसके तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तमिलनाडु ने अदालत से यह सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया कि कर्नाटका कावेरी से अपनी निर्धारित जो है मासिक पानी उसे छोड़ नहीं रहा है। तो इसी से संबंधित तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कर्नाटका को 14 अगस्त से शुरू होने वाले महीने की शेष अवधि के लिए जो जलाशय है उसे 24,000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने का निर्देश का जो मांग किया है तमिलनाडु, 24,000 क्यूबिक पानी, ठीक है। क्योंकि इनका कहना है तमिलनाडु का कि उसके फसल खड़े हैं और उसे जैसे अभी धान का समय है या वहां पे और भी चीजों का समय होगा जिसके लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो वो जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति की मांग कर रहा है। वहीं कर्नाटका सरकार बोल रही है कि जब तक हमारी जो विकास है, हमारी जो आवश्यकता है वो सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक मैं पानी यहाँ से नहीं छोड़ूंगा। और वो ये भी कह रहा है कि पानी की उपलब्धता और राज्य की पेय आवश्यकताओं और हमारे किसानों की भावनाओं के समझने के बाद ही तमिलनाडु को पानी देने के लिए तैयार रहूंगा, ठीक है। इसलिए उनका कहना कि ये इतना तत्पर क्यों है, ये एक मैप देख लीजिए और अच्छे से पहले इस विवाद को समझ लेते हैं। इसका पूरा इतिहास देखते हैं कि कावेरी जल विवाद क्या है। तो ये मेनली 3 राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ठीक है। पुदुचेरी यूटी है। इसमें 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। विवाद की उत्पत्ति तकरीबन 150 वर्ष पूर्व 1892 में और 1924 के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मैसूर के बीच मध्यस्थता के 2 समझौते के साथ हुआ था। इन समझौतों में यह सिद्धांत निहित था कि ऊपरी तटवर्ती राज्य को किसी भी निर्माण जैसे कावेरी नदी पर जलाशय गतिविधियों के लिए निचले तटवर्ती राज्य की सहमति प्राप्त करनी होगी, ठीक है। अब जैसे यहां से निकल रहा है तो ये ऊपर ही पूरा यूज कर लेगा तो नीचे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वाटर, इसी के लिए यहाँ पे ये बातें चल रही है। अब हालिया घटनाक्रम क्या है, तो वर्ष 1974 के बाद से कर्नाटका ने तमिलनाडु की सहमति लिए बिना अपने 4 नए जलाशयों में पानी को मोड़ना शुरू कर दिया। मेन मामला यह है 1974 में, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद को समाप्त करने हेतु वर्ष 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। इसी के विवाद को सुलझाने के लिए 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई, ठीक है, जिसने 17 वर्ष बाद यह निर्णय दिया कि कावेरी नदी के जल को सामान्य वर्षा की स्थिति में 4 तटवर्ती राज्यों के बीच किस प्रकार साझा किया जाना चाहिए। तो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया। न्यायाधिकरण के निर्माण के मुताबिक कम वर्षा की स्थिति में आनुपातिक आधार का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने इस निर्णय को 6 वर्ष बाद मतलब कि 2013 में आदेश अधिसूचित किया, ठीक है। अब देख लेते हैं जो आदेश अधिसूचित किया उसको, इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई क्योंकि इसमें कर्नाटका को तत्काल तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया गया था, जिसके कारण राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय वर्ष 2018 में आया, जिसमें न्यायालय ने
कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और सीडब्ल्यूडीटी द्वारा जो कावेरी नदी का जल विवाद का निपटान के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसके द्वारा जल बंटवारे हेतु अंतिम रूप से की गई व्यवस्था को बरकरार रखा तथा कर्नाटक से तमिलनाडु को किए जाने वाले जल के आवंटन को भी कम कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कर्नाटक को 284.75 हजार मिलियन क्यूबिक फीट, ठीक है, तमिलनाडु को 404.25 हजार मिलियन क्यूबिक फीट और केरल को 30 टीएमसीएफटी। और यहां विवाद मेनली तमिलनाडु का है और कर्नाटक का है, ठीक है। तो कर्नाटक को कम जल के लिए आवंटित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश से और तमिलनाडु को ज्यादा जल के लिए कहा गया, लेकिन आना जल है कर्नाटक से जो मैं उत्पादित कर रहा हूं और मैं ना खा रहा हूं। यहां बात वही है, जो मेरे हाथ आया मुंह नहीं लग रहा है, तो कर्नाटक हमेशा ये विवाद बना ही रहता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को कावेरी प्रबंधन योजना मतलब कावेरी मैनेजमेंट स्कीम को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने जून 2018 में कावेरी जल प्रबंधन योजना अधिसूचित की, जिसके तहत केंद्र सरकार ने निर्णय को प्रभावी करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कावेरी जल विनियमन समिति मतलब कि कावेरी वाटर रेगुलेशन का गठन किया गया। एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा कि पार्लियामेंट को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वो अंतरराज्यीय कोई भी समस्या विवाद के लिए, खासकर जल विवाद के लिए, वो ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, ठीक है, पार्लियामेंट को है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीटी के लिए, यूपीएससी के पीटी या किसी भी स्टेट पीसीएस के। अब देख लेते हैं मेकेदातु जलाशय परियोजना, इसी से संबंधित है, ठीक है। इसका उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का भंडारण और आपूर्ति सुनिश्चित करना है। परियोजना के तहत लगभग 400 मेगावाट बिजली आपूर्ति करने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 2018 में तमिलनाडु राज्य द्वारा परियोजना के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। हालांकि कर्नाटक द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था कि यह परियोजना तमिलनाडु में जल के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। जब यहाँ पे ये कावेरी नदी पे ये एक प्रोजेक्ट बना बिजली उत्पादन के लिए, तब फिर से तमिलनाडु ने 18 में सुप्रीम कोर्ट में केस किया, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने से पूर्व तक तमिलनाडु ऊपरी तट पर प्रस्तावित किसी परियोजना के निर्माण का विरोध करता रहा। जो भी ऊपरी मतलब ऊपरी क्षेत्र जो कर्नाटक जैसे उससे नॉर्थ में है ना, और तमिलनाडु इधर ईस्ट साउथ में है, साउथ ईस्ट में, ठीक है। तो कावेरी नदी जो है तमिल भाषा में इसे पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है और यह दक्षिणी भारत की सबसे चौथी फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है इन साउथ इंडिया, ठीक है। यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। इसका उद्गम दक्षिण पश्चिम कर्नाटक, ठीक है, राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों से होते हुए दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है और एक श्रृंखला बनाती हुई पूर्वी घाटों में उतरती है। इसके बाद पांडिचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसे कुछ सहायक नदियां हैं, अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, शिमशा, काबिनी, हरंगी आदि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है पीटी के परिप्रेक्ष्य से, ऐसे क्वेश्चन तो मेंस के लिए था। आगे की राह क्या है? अब सरकार द्वारा राज्यों को क्षेत्रीय दृष्टिकोण को त्यागने की जरूरत है, क्योंकि समस्या का समाधान सहयोग और समन्वय के में निहित है, न कि संघर्ष से। अस्थायी और पारिस्थितिकी रूप से व्यवहार्य समाधान के लिए बेसिन स्तर पर योजना तैयार की जानी चाहिए। दीर्घावधि में बड़ीकरण, रिवर लिंकिंग आदि के माध्यम से नदी का पुनर्भरण किए जाने और जल के दक्षतापूर्ण उपयोग जैसे सूक्ष्म माइक्रो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के, जिसमें कम जल का उपयोग होता है, के साथ साथ जल के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु लोगों को जागरूक करने तथा जल स्मार्ट रणनीति को अपनाए जाने की आवश्यकता है। अब देख लेते हैं, हमारा अगला आर्टिकल है कि अभी भारत ने चंद्रयान 3 के द्वारा बहुत ही सफलता प्राप्त की और उसकी बहुत प्रशंसा हो रही है, क्योंकि वो मून पे अपना टारगेट पूरा किया। इसीलिए उसका अगला जो टारगेट है वो सन को स्टडी करने का है। इसी के लिए इसरो जो है अभी
प्लानिंग कर रही है कि आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करे, जिससे कि हम सूरज का स्टडी कर सके। तो अब देख लेते हैं भारत का पहला सौर मिशन। तो इसरो सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 2023 तक सूर्य का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, सन के बारे में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो ये जो देखिए, ये इसका आउटर लेयर जो है, इसी को कोरोना कहते हैं। ठीक है, इसी की स्टडी की बात कर रहा है। उसके बाद जो बीच का पार्ट है, वो पहले यहाँ तक की गर्मी ही झेल पाए जो हमारे मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, तभी तो आगे तक हम लोग पहुंचेंगे। तो पहले कोरोना को हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर इसको कन्वेक्टिव जोन को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एनाटॉमी है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसमें अगर मेंस में अगर आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका फिगर बनाने से कुछ नहीं करना है, पांच छह बना देना है, एक कोर बना देना है, एक आउटर लेयर बना देना है, बस। उसके बाद क्या है ये आदित्य L1 मिशन? तो प्रक्षेपण यान आदित्य L1 को 7 पेलोड के साथ PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। याद रखिएगा PSLV। ठीक है, उसके बाद 7 पेलोड में क्या क्या है? VELC। ठीक है, उसके बाद सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, उसके बाद सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, उसके बाद आदित्य सौर पवन कण प्रयोग, उसके बाद उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, उसके बाद आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषण पैकेज, उसके बाद उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये सारी उपकरण उनके साथ जाएगी। ठीक है, जिससे कि हम जो सूरज है उसका आउटर लेयर को अच्छे तरीके से स्टडी करने में सक्षम हो पाए। इसका उद्देश्य क्या है कि सूरज के आउटर लेयर का जानकारी प्राप्त करके हम क्या करेंगे? तो आदित्य L1 जो है वो सूर्य के कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर, सौर उत्सर्जन, सौर हवाओं और ज्वालाओं और कोरोना मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा और सूर्य की 24 घंटे इमेजिंग करेगा। ठीक है, मिशन को इसरो द्वारा L1 कक्ष में लॉन्च किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो इस कक्ष में जो है आदित्य L1 को लगातार सूर्य को देखने की अनुमति होगी, जिससे कि उसकी मूवमेंट को अच्छे से हम लोग ऑब्जर्व कर पाए और एक सही आंकड़ा जुटा पाए। ठीक है, L1 क्या है? L1 जो है लैग्रेंजियन पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। ये है सन, ये हो गया L3, ये हो गया L4 और ये हो गया L5। यहाँ पे हो गया L1, यहाँ पे है L2। तो इस पॉइंट पे L1 जाना चाह रहा है, यहाँ सन है। ठीक है, और यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ है, ये सन है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जाना चाह रहा है, मेन मोमेंट यहाँ पे है। फिर लैग्रेंज पॉइंट जो अंतरिक्ष में स्थित वे स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो पिंड प्रणालियों के गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद L1 के चारों ओर, ये है L1। ठीक है, L1 के चारों ओर प्रभा मंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ होगा। उसके बाद L1 ग्रहण मतलब होता है कि बिना किसी बाधा रुकावट। ठीक है, L1 विद्युत सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला उपग्रह जो नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग परियोजना है। ठीक है, BELC पेलोड की विशेषताएं और महत्व क्या है? तो विशेषताएं ये है कि सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए 7 उपकरणों में से BELC मुख्य पेलोड होगा और यह भारत में बने सबसे सटीक उपकरणों में से एक है। इसकी संकल्पना और डिजाइन 15 वर्षों में तैयार की गई, जो सौर
खगोल भौतिकी संबंधित रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें BILC दिया गया है। अब इसका महत्व क्या है? तो यह कोरोना जो आउटर पार्ट ऑफ सन है के तापमान, वेग और घनत्व का अध्ययन करने में मदद करेगा, उन प्रक्रियाओं को समझने में जिनके परिणाम स्वरूप कोरोना गर्म होता है, क्यों गर्म होता है और सौर हवा में तेजी आती है। अंतरिक्ष मौसम के चालकों पर अध्ययन में सहायता मिलेगी और कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र को मापने और विकास का अध्ययन किया जाएगा और कोरोनल मास इंजेक्शन की उत्पत्ति होगी। सूर्य के लिए और कौन-कौन से अन्य मिशन अन्य देशों द्वारा अभी आने वाले हैं? तो नासा का जो है वो पार्कर सोलर प्रोब है, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि सूर्य के कोरोना के माध्यम से ऊर्जा और गर्मी कैसे चलती है और सौर हवा के त्वरण से के स्रोत का अध्ययन करना है। यह नासा के लिविंग विद द स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है, जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का पता लगाता है। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो हेलियोस 2 सौर जहाज। पहले वाला हेलियोस 2 सौर जहाज नासा और तत्कालीन पश्चिमी जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त उद्यम 1976 में सूर्य की सतह के 43 मिलियन किलोमीटर के भीतर गया था। ठीक है, 43 मिलियन किलोमीटर के भीतर ये गया था। फिर सौर ऑर्बिटर डेटा एकत्र करने के लिए ESA यूरोपियन सोलर एजेंसी और नासा के बीच एक संयुक्त मिशन जो हेलियोफिजिक्स के एक केंद्रीय प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेगा, जैसा कि सूर्य पूरे सौर मंडल में लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण को कैसे बनाता है और नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर सूर्य की निगरानी करने वाले अन्य सक्रिय अंतरिक्ष यान, उन्नत संरचना, एक्सप्लोर, इंटरसेप्ट क्षेत्र, उसके बाद इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफी, पवन, हिनोड, उसके बाद सौर डायनेमिक्स वेधशाला और सौर स्थानीय संबंधित वेधशाला बनाने की अनेक तरह की मिशन अभी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था इसी से संबंधित, जो 2016 में आया था, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा करें। ठीक है, तो भारत जो है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या विकास कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इस प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग ने भारत को उसके सामाजिक और आर्थिक विकास में कैसे मदद की। ठीक है, तो इसे कोई सॉल्यूशन दे मुझे। अब अगला आर्टिकल है, आज 15 अगस्त है ना, तो इसी से संबंधित आर्टिकल है। इसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज प्रेजेंट के बारे में बताया गया है। इसमें मेनली राइटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीति नायर। ठीक है, जो हर्ट सेंटिमेंट्स की ऑथर हैं, और भी साउथ एशियन 2023, उसके बाद चेंजिंग होमलैंड, हिंदू पॉलिटिक्स, ये बहुत ही फेमस राइटर है। तो इन्होंने ही आज इनका आर्टिकल आया है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जो यहाँ लिखा हुआ है, अनेक प्रकार के दंगे हुए। ठीक है, जो सरकारी सूची में ऑलरेडी लिस्टेड है, जिन्हें अखबारों का पहला पेज भी मिला, जो न्यूज के प्राइम टाइम 9 बजे पूरा छाए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता 144 जो है वो कर्फ्यू लगाने के लिए है, वहीं 153A धारा और 295A धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले को, यहाँ पे सारा चीज लिखा है। ठीक है, मैं कुछ भी बाहर से नहीं बता रहा हूं, आहत करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है। और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 1989 अधिनियम बनाया गया, जो जातियों के खिलाफ अपराध के मामलों में दंडित करने के लिए प्रावधान है। फिर आदर्श आचार संहिता जो है वो चुनाव से संबंधित है। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज सपोज टू पेनल्टी। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि जो चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, सभी कानूनों को विस्तार किया गया है। यहाँ पे अभी वर्तमान समय में एक और कानून आ गया है, इंटरनेट का निलंबन। कहीं भी ज्यादा दंगा हुआ या स्टेट की इमरजेंसी की स्थिति आ गई तो वहां पे इंटरनेट बंद किया जाता है, और जिसका उपयोग सूचना और गलत
सूचना के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे परीक्षा के समय या बहुत से चीजों में अब इंटरनेट बंद होता है। जैसे जम्मू कश्मीर का मामला है, जब उसे यूटी बनाया गया उससे पहले बहुत समय तक वहां इंटरनेट बंद था। अभी मणिपुर का मामला है, वहां भी इंटरनेट बंद कर दिया गया था, जिससे कि गलत सूचना का प्रसार से लोग और भड़क ना जाए। ठीक है, उसी को बचाने के लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे हथगंडे अपनाए गए। यहाँ पे मेन मुद्दा जो पूरे आर्टिकल में है, नाथूराम गोड्स। नाथूराम गोड्स जो थे वो वीर सावरकर के पथ पे चले। ठीक है, वो भारत को पूर्णतः हिंदूवादी राष्ट्र बनाना चाहते थे और उनका स्टेटमेंट था कि गांधी जी ने भारत का विभाजन कर दिया, जिसके लिए उनकी हत्या कर दी गई। उनका कहना था कि जो आज के मुस्लिम हैं वो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, इससे तो बेहतर होता कि इन्हें वापस भेज दिया जाता। उसके बाद इनका कहना है कि जो बहुत से लोग दिल्ली के मुस्लिम थे जिन्हें पाकिस्तान जाने से रोका गया, इस निर्णय का भी घोर निंदा करते थे नाथूराम गोडसे। तो यहाँ पे पूरा आर्टिकल में यही बात है कि गोडसे बस सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कि पूर्ण हिंदू राष्ट्र रहता, हिंदू राष्ट्र रहता, सभी लोग हिंदू की ही सारे नियम का पालन करते, और उससे क्या हो जाता है, हिंदू राष्ट्र में ही पूरी शांति है क्या। एक सवर्ण हो गया, एक ओबीसी हो गया, एक एससी एसटी हो गया, उसके बाद महिलाएं हो गया, इतने सारे विभिन्नताएं हैं ऑलरेडी समाज में एक धर्म में। तो यहाँ धर्म के परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पे लोगों को अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। ठीक है, कि हमें दूसरे को देख के झगड़ा करना है या खुद को समय देकर आगे बढ़ना है और भविष्य बनाना है। यहाँ पे कहा जाता है कि जिस प्रकार सावरकर हिंदू महासभा के लंबे समय तक नेता रहे और उन्होंने हिंदू धर्म का सैन्यकरण किया और सेना का हिंदूकरण। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हिंदू धर्म का सैन्यकरण और सेना का हिंदूकरण। ठीक है, तो इसमें ये कहा जाता है कि इस नारे को पूरा आत्मसात किया नाथूराम गोडसे द्वारा। तो गोडसे के हिंदू राष्ट्र को बनाने की जो इनकी पूरी इच्छा थी, तो इसी पे कहा जाता है ये राइटर के द्वारा कि 1947 में सार्वजनिक सुरक्षा का उल्लंघन माना गया था और गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी क्योंकि उन्हें लगा कि विभाजन के जिम्मेदार वो हैं। तो यहाँ पे मामला ये है कि एक हिंदू राष्ट्र एक ऐसा राज्य है, ऐसा अभी जो वर्तमान समय में है भारत, कहते हैं गोडसे की जो अभिव्यक्ति है इसमें कहा जाता है कि मुस्लिम, ईसाई, सिखों को रखना ही नहीं चाहिए, दलित, बौद्ध और वे जो पर्याप्त रूप से हिंदू नहीं समझे जाते हैं, इसमें दलितों का भी नाम कहा गया है राइटर के साथ। ठीक है, और हालांकि आम भारतीय नफरत की इन आग को बुझाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं, लेकिन यह जंगल की आग जो है ये राजनीति की आग है। ठीक है, ये राजनीति की आग जो है, जब तक हम जनता खुद पे विश्वास नहीं करेंगे, एकजुट नहीं होंगे, जब तक ये समस्याएं हमेशा उत्पन्न होगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जंगल की आग में एक बाल्टी पानी डालने से उसका समाधान नहीं निकलता। हम भारत के लोगों को गोडसे के हिंदू राष्ट्र और संविधान में भारत के विचार और उसके बीच चयन करना होगा कि गोडसे का हिंदू राष्ट्र चाहिए या वर्तमान का भारत जो संवैधानिक भारत है। तो इसके लिए हमें अपने संविधान का अनुसरण करना चाहिए। इसीलिए अभी वर्तमान समय में जो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात चल रही है। तो ये था पूरा मुद्दा। इसमें ये राइटर का बस यही था कि नाथूराम गोडसे क्या सोचते थे और क्यों सोचते थे। ठीक है, अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अभी मैंने बता दिया ये सब। इसमें भी आज 15 अगस्त के बारे में ही है कि कैसे हमारे देश का विकास हुआ, कैसे हमें अपनी विरासत से सीखना चाहिए। ठीक है, जिसमें कमल हसन जो बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता हैं दक्षिण भारत के, ठीक है, तो उन्होंने ही ये आर्टिकल लिखवाया है।
इसमें सबसे पहले कहा जाता है भारत एक चमत्कार है जो अभी भी कायम है, जिसमें धार्मिक, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, धार्मिक, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक बहुलता का मिश्रण हमारा राष्ट्र जो है आज अपने धार्मिक पुनर्जन्म का जश्न मना रहा है। ठीक है। उसके बाद यह यात्रा प्यार और नफरत, दर्द और खुशी सभी में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। यह नियति के साथ हमारा मिलन जारी रहेगा। ठीक है, मतलब कहा जाता है कि अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं देश के विकास में, लेकिन देश का सौहार्द हमेशा सुनिश्चित रहेगा और निरंतर अपनी प्रगति की चरमोत्कर्ष को प्राप्त करेगा। ठीक है। तो 1947 में पश्चिमी दुनिया ने भारत को लोकतंत्र के रूप में जीवित रहने का बहुत कम मौका दिया। भारत अपना पेट कैसे भरेगा, इनकी विविधता वाला देश, मतलब जिस समय भारत आजाद हुआ था बहुत वेस्टर्न कंट्री बीच में ही छोड़ के चले गए थे, लेकिन भारत इतना विविधता और एकीकृत रहा, इतना विविधताओं वाला देश होते हुए भी ये एक बहुत ज्यादा साहस की बात है। भारत एक बहुत बड़ी आबादी का लोकतंत्र था, 1947 के समय था, जो बहुत बड़ी आबादी में निरक्षर भी था। उसे एकजुट करना बहुत चैलेंजिंग टास्क था, फिर भी हम उसमें सफल हो गए। तो यही कहा जाता है कि हम जैसे उस विकट परिस्थिति में भी अपने आप को टूटने नहीं दिए, तो अभी वर्तमान में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उससे हम कैसे टूट सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत देश का जो विनिर्माण क्षेत्र, भारत जो है वर्तमान समय में बहुत बड़ा मार्केट बन गया है और निरंतर वैश्विक पटल पे अपनी उपलब्धि को बेहतर करता जा रहा है। जैसे G20 की अभी प्रेसिडेंसी कर रहा है और भी जो वैश्विक अनेक मीटिंग्स होते हैं उसमें भारत हमेशा अग्रणी रहता है। अनेक बाधाएं आती है, इसमें कहा गया है राइटर के द्वारा कि अनेक बाधाएं आती है, लेकिन बाधाओं को देख के वही रोते रहना या फिर उससे लड़के आगे बढ़ना। यहाँ पे यही कहते हैं हम लोगों ने हमेशा हर एक हर्डल्स को ओवरकम किया है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ठीक है, जैसे सांप्रदायिक मुद्दे आ गए। ठीक है, उसके बाद जाति व्यवस्था आ गया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, गरीबी, अल्पसंख्यक, लैंगिक, बहुत से मुद्दे आए, लेकिन हम लोगों ने इसका एक निश्चित समाधान निकाला। इसका सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम मूल रूप से न्याय प्रिय हैं। ठीक है, आध्यात्मिक है, इसीलिए भारत को आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। शांति प्रिय है, बुद्ध, अशोक, अंबेडकर और गांधी जो इसी धरती पे पैदा हुए और देश के लिए बहुत ही अहम योगदान देकर गए। ठीक है, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। जब भी राज्य सत्ता निरंकुश हो जाती है, मतलब किसी भी चीज को एब्सोल्यूट नहीं की जाती, अभी वर्तमान समय में यही जो अपोजिशन है वो वीक है, जिसके कारण बहुत से ऐसे मामले आते हैं, बहुत से ऐसे बिल आते हैं जो बीजेपी सिर्फ चाहती है और वो जमीनी स्तर पे नहीं देखती है और उसे तुरंत पास करवा के लागू कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता को अगर सुनिश्चित रखना है और लोकतंत्र की भावनाओं को अगर संरक्षित रखना है तो हमें सत्ता को निरंकुश होने से बचाना होना चाहिए और उस पे एक निश्चित सीमितता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक भारतीय में वो इच्छा शक्ति आएगी जिससे कि हमारा और बेहतर विकास हो सके। इसमें यहाँ पे और राइटर कहते हैं कि मेरे सपनों का भारत, मैं ऐसे भारत का सपना देखता हूं जहां का कोई भी बच्चा, सपना है कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए नीतियां बनानी होती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री और वो कोई भी चीज है धीरे धीरे ही होगा। मैं ऐसा भारत का सपना देखता हूं जहां कोई भी बच्चा गरीबी में पैदा न हो या भूखा न सोए। मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूं जिसके नालंदा जैसे विश्वविद्यालय फिर से दुनिया के
बौद्धिक केंद्र बने। मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूं जिसकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति पश्चिम से इसके तटों तक पहुंचने की होड़ को फिर से प्रेरित करे। यहाँ पे सबसे मुख्य मुद्दा है ना इस आर्टिकल का कि इसमें कहा गया है कि हमारा इतना बड़ा देश लोकतांत्रिक देश है और 1947 से आज 2023 आ गया। अनेक समस्याएं आए, उतर चढ़ाव आए, ठीक है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, हतोत्साहित नहीं होना है, हमें फिर से उठ खड़ा होना है और जितने भी समस्याएं आती है उसे आने दें। बस हम तैयार रहेंगे तो हमारा देश निरंतर खड़ा रहेगा और हमारा पराकाष्ठा जो है वो पूरे वैश्विक स्तर पे अपना परचम लहराए। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।